थर्ड लॉ पे थे। थर्ड लॉ कहता है देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच। फ्री लंच का क्या मतलब है? मान लीजिए आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि बाय 2050 पेट्रोलियम विल बी ओवर, क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा। हाफ ऑफ द अर्थ का जो क्रूड ऑयल है, यानी जिससे पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट निकलते हैं, वो ह्यूमन सिविलाइजेशन उसे खत्म कर चुकी है। तो कहा जाता है 2050 तक का रिजर्व है हमारे पास क्रूड ऑयल का, हाफ ही रिजर्व बचा है। लेकिन आप ये समझिए, कुछ भी फ्री नहीं है। उस क्रूड ऑयल निकालने के लिए भी एनर्जी लगती है, यानी एनर्जी को निकालने के लिए भी एनर्जी लगती है। आप जैसे कहे इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉल्यूशन है पॉल्यूशन का? नो, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी, जो बैटरी चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वो भी तो थर्मल पावर प्लांट से आएगी। और थर्मल पावर प्लांट से जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो मोर क्या कहते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करती है एज कंपेयर टू पेट्रोलियम वाली जो गाड़ियां हैं। उसमें फ्लू गैसेस भी निकलती हैं जो कार्सिनोजेनिक है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, यानी बहुत ही सूक्ष्म जो मैटर होता है, हवा में जो गैस रहती है, PM 2.5 एंड PM 10, वो आप देखेंगे दिस इज कॉजिंग मोर पोल्यूशन। तो थर्मल पावर प्लांट, यानी जो कोयला बेस्ड पावर प्लांट है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी वाली कार, जो इलेक्ट्रिक कार है, वो कैसे सोल्यूशन हो सकता है? आप कहें हम यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, यानी यूरेनियम जो डिके होता है, उस डिके से स्टीम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेंगे। लेकिन यूरेनियम से रेडियो एक्टिविटी का भी तो चांस है। और रेडियो एक्टिविटी के कारण एक चीज और है, इससे भी पोल्यूशन क्रिएट होता है। जीन का म्यूटेशन होता है, डीएनए म्यूटेट कर जाता है ना, बॉडी का म्यूटेट कर जाएगा। उसके बाद आप कैसे ही कह सकते हैं कि जिस भी कंट्री के पास यूरेनियम पावर प्लांट है, वो उसका एटम बम ना बनाए, न्यूक्लियर बम ना बनाए? इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो यूरेनियम इज आल्सो नॉट अ सॉल्यूशन। तो ऐसी दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो फ्री लंच हो। एनर्जी को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए टोटल एनर्जी विल ऑलवेज बी लेस। जो कहते हैं ना एस्टिमेट कर दिया है इतने साल तक चलेगा, उससे वो एस्टिमेटेड से हमेशा 10 से 20% कमी होता है। हम नेट एनर्जी आउटपुट देखते हैं कितना है। आपने कहा मैं टरबाइन घुमाऊंगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूंगा। टरबाइन घुमाने के लिए भी तो मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, चाहे वो आप हाथ से घुमा ले, या तो वाटर से घुमा ले, या फिर स्टीम से घुमा ले थर्मल पावर प्लांट में। लेकिन ऑलवेज यू नीड एनर्जी टू क्रिएट एन एनर्जी। तो देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच। कुछ भी फ्री लंच नहीं है एनवायरमेंट में। ठीक है, ये दूसरी क्लासेस, आप बच्चे पहले बार आए हैं, कोई बात नहीं। तो हमने फर्स्ट और सेकंड देख लिया था, थर्ड पे रह गए थे। ठीक है, और हर चीज में कुछ ना कुछ कॉस्ट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो फ्री जीरो पोल्यूशन क्रिएट करता हो, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। ऑलवेज ह्यूमैनिटी विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, ऑलवेज। इसलिए आप देखो इन्वायरमेंट का एक कुग्नेस्ट कर्व होता है। जैसे आज आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं। आज वेस्ट में आप देखो पोल्यूशन लेवल कम हो गया है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब मैक्सिमम चीज सर्विस सेक्टर है। लेकिन आप ये देखो वेस्टर्न कंट्री भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो डिपेंडेंट चाइना पे ही है। खुद के यहाँ वो वुड नहीं काटते। टेम्परेट फॉरेस्ट यानी ठंडी जगह का जो वुड है, इंडोनेशिया, म्यांमार और इंडिया जैसी कंट्रीज से जो टिम्बर होता है, वुड जो होता है, वो खरीदते हैं। ठीक है, तो अपनी कंट्री का पोल्यूशन उन्होंने कम करा है, वर्ल्ड का पोल्यूशन कम नहीं हुआ है, क्योंकि देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच। और दूसरी बात, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड। आप क्या सोचते हैं, तिब्बत में, अब मान लीजिए साइबेरिया में बर्फबारी हुई यानी स्नोफॉल हुआ, तो इंडियन मॉनसून वीक आएगा या अच्छा आएगा? इंडियन मॉनसून भी इफेक्ट होता है स्नोफॉल इन साइबेरिया से। तिब्बत में बर्फबारी हो गई तो जो इंडियन मॉनसून है बहुत ही वीक आएगा। ब्राजील में रेन फॉरेस्ट में आग लग गई तो भी हमारे इंडिया का वातावरण प्रभावित होगा।
किसी जगह कोई बीमारी आई वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एज वेल, ठीक है। एंड पेमेंट ऑफ इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसे अवॉइड भी नहीं करा जा सकता, उसकी कॉस्ट जो है। बस ये है, इसलिए हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम अपने रिसोर्सेस को ऐसे यूज करें जो मिनिमाइज करे चीजों को, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसे यूज कर पाए। जैसे आप खाना एक्सेसिव लेते हैं और वेस्ट करते हैं, तो ये आपकी मूर्खता है, क्योंकि आप 2 रोटी ज्यादा खा रहे हैं तो 2 रोटी किसी की कम खाया है किसी ने, क्योंकि फूड सिक्योरिटी तो उतनी ही है दुनिया में। समझ में आया? फोर्थ लॉ, नेचर नोज द बेस्ट, नेचर से ज्यादा कोई नहीं जानता नेचर को। क्यों? ह्यूमैनिटी हमेशा, जब भी नेचर से, मैंने आपको पहले भी बताया, नेचर और ह्यूमैनिटी में हमेशा टसल रही है, वॉर रही है, ठीक है। नेचर हमेशा बारबेरिक भी रहा है, एक ही बार में 10-10 लाख जो पॉपुलेशन है उसे खत्म कर देता है, एक अर्थक्वेक ले आएगा रातों रात उड़ा ले गया, ठीक है। तो हमेशा टसल रही है। तो हमने हमेशा नेचर के साथ मेडलिंग करने की कोशिश करी है, लेकिन नेचर अपने आप को स्टेबलाइज करता है। जैसे मान लो ज्वालामुखी है, यानी वोल्केनो है, अगर ज्वालामुखी नहीं निकलेंगे और एनर्जी नीचे बनती रहेगी तो एक बार बहुत ही विशाल, क्या जो बहुत ही विशाल तरह का ज्वालामुखी आएगा, बहुत ही, आप देखो, हाईली डेट्रीमेंटल वोल्केनो इरप्शन होगा। जैसे जंगल में आग ना लगे और जो पत्तियां हैं वो जंगलों में ही रहे, तो जंगलों में जो पत्तियां गिरी हुई होती हैं वो फ्यूल होती हैं आग के लिए, ज्यादा जमी रहेंगी तो एक बार ऐसी आग लगेगी कि पूरे पूरे रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन खत्म कर देगी। इसलिए धीरे धीरे छोटी छोटी आग भी लगनी चाहिए, छोटे छोटे अर्थक्वेक आने चाहिए। छोटे छोटे अर्थक्वेक बड़े अर्थक्वेक को रोकते हैं, छोटे छोटे ज्वालामुखी का जो इरप्शन होता है वो बड़े ज्वालामुखी को रोकता है, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन को रोकता है। तो नेचर नोज द बेस्ट, नेचर खुद के बारे में सबसे ज्यादा जानता है और अपने आप को हमेशा स्टेबलाइज करता है। जब पॉपुलेशन का लोड ज्यादा हो जाएगा, विल इरप्ट लाइक एनीथिंग, अंदर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, विल इरप्ट लाइक एनीथिंग। समझ में आया? तो फोर्थ लॉ में एक लाइन लिख लीजिए, इसमें इसी में से लिख लीजिए, that any major man-made change in the natural system is likely to be detrimental to that system, likely to be detrimental to that system। जैसे आप ये देखें, नेचर हमेशा इवॉल्व करता है, सुनिए, नेचर चेंजिंग है, हमेशा डायनामिक है, चेंज हो रहा है हर सेकंड। आप देखेंगे पॉल्यूशन पहले कम था, अब ज्यादा है, ठीक, कुछ दिनों बाद और कम हो जाएगा। अपने आप को ऐसा बनाता है कि वही ऑर्गेनिज्म जो फिट होता है नेचर में वही सरवाइव कर सकता है, नेचुरल सिलेक्शन। आपने सुना होगा डायनासोर्स थे पहले, अब नहीं है, नेचर ने वीड आउट कर दिए अनडिजायरेबल क्रिएचर्स। जो भी नेचर में अनडिजायरेबल होता है, नेचर विल वीड आउट दैट क्रिएचर्स एंड न्यू क्रिएचर्स विच इज मोर फिट टू द नेचुरल सिलेक्शन, विच इज मोर फिट टू द नेचर विल सर्वाइव ओनली। वही सर्वाइव करेगा जो नेचर सिलेक्ट करता है उसे। अनडिजायरेबल चेंज विल वीड आउट ऑलवेज, दैट्स व्हाई नेचर नोज द बेस्ट, ठीक है। पहले आपने सुने होंगे कितने जानवर हैं वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे टाइगर। आपने इतना पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, जंगल जंगल काट दिए, तो ये जो नेचर है उसे सरवाइव होने की टेक्टिक्स उसमें नहीं है, तो उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन करेगी। आप ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे तो आप भी, आपके लिए भी डेट्रीमेंटल है। खुद जब भी स्टेबलाइज करता है नेचर, तब तब मास एक्सटर्मिनेशन करता है, इसे कहते हैं मास एक्सटिंक्शन इवेंट। पढ़ाएंगे मास एक्सटिंक्शन इवेंट बाद में, कि पूरे अर्थ की
जियोलॉजिकल टाइम हिस्ट्री यानी जो भूविज्ञानिक इस टाइम स्केल है उस पे देखा गया है कि 6 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं। 6, अब ये छठा ऑन गोइंग है, 6th मास एक्सटिंक्शन कहते हैं इसे। एक समय पे डायनासोर्स खत्म हो गए, उससे पहले आप देखेंगे तो फिशिस की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई, उससे पहले डिफरेंट केटी इवेंट रहे हैं, डिफरेंट इवेंट रहे हैं जो मास एक्सटिंक्शन करते हैं, वीड आउट करते हैं जो भी अनडिजायरेबल क्रिएचर्स हैं, अनडिजायरेबल इवेंट्स हैं। 6 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं बेटा, पता नहीं है तुम्हें? 6 मास एक्सटिंक्शन इवेंट पढ़ाएंगे इसे, डोंट वरी अबाउट। सिक्स रहे हैं, 1 2 3 4 5, छठा चल रहा है 6th मास एक्सटिंक्शन। इसे ऑर्डोविनियन टाइम स्केल है बेटा, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, जब टाइम स्केल पढ़ाऊंगा तो बढ़ा दूंगा ये मास एक्सटिंक्शन इवेंट क्या है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अभी बस इतना समझो जितना हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए तो एक लाइन लिख लो, ecosystem do evolve over time, ecosystem do evolve over time, do evolve over time, and in this process do evolve over time, and in this process it's weed out, इसे छोड़ के it weeds out, खत्म कर देता है, weeds out undesirable functions, undesirable functions, mechanism, undesirable mechanism, सब undesirable है, unwanted creatures, unwanted creatures, through the process of evaluation, through the process of evolution, evolve होने से आया है evolution, and later on develops an assemblage, develop an assemblage, assemblage that is unique, बिल्कुल अलग है, unique, complex and is not simple, unique, complex and not simple, complex not simple। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया हर ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे वो दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है, क्या क्या है? फैक्टर एंड रिसोर्सेस। फैक्टर्स क्या? बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। मान लो मैं वर्षा वन में चले जाऊं, वर्षा वन मतलब रेन फॉरेस्ट, आप देखो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर देखा है, जो घुमांतर लाइन है अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, बीच से जाती है ना, कहाँ गया हमारा गोला, चलो पता है ना इक्वेटर। अगर इक्वेटर को देखें तो उसके आसपास की जोन होती है 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ तक, ऊपर और नीचे, उसके पास जो फॉरेस्ट पड़ते हैं वो वर्षावन होते हैं, क्योंकि वहां बारिश बहुत होती है। तो क्या क्या वर्षावन में क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? इंसेक्ट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो मान लीजिए आपको मैं वर्षावन ले जाऊं यानी रेन फॉरेस्ट ले जाऊं, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे आपकी बॉडी में? एक तो बात यह है आपकी बॉडी एकदम से अडेप्ट नहीं कर पाएगी, बिकॉज ऑफ मोर मॉस्किटो, इंसेक्ट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो आप इंसेक्ट से बचने के लिए आप आर्बोरियल बन जाएंगे, यानी ट्री टॉप पे रहने लगेंगे। जैसे कोंगो वैली में पिग्मी ये ट्री टॉप पे रहता है,
शादी ब्याह भी इनके यहाँ एक पिग्मी, पिग्मी मतलब हाइट का छोटा आदमी, शादी ब्याह भी इनके पेड़ों पे ही होता है। तो आप देखो फैक्टर, फैक्टर क्या है, बहुत सारे इंसेक्ट हैं। और फैक्टर क्या है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस में क्या हो सकता है जो आदमी के लिए जरूरी है, खाना, फूड, शेल्टर, शेल्टर के लिए उसे वृक्षों के ऊपर रहना पड़ता है। तो हर प्राणी के लिए यानी हर क्रिएचर के लिए फैक्टर एंड रिसोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये फैक्टर एंड रिसोर्सेस से डिटरमाइन करते हैं कि आदमी सस्टेन इन्वायरमेंट में कर सकता है कि नहीं। आज जो ऑक्सीजन की सारी लड़ाई है, फैक्टर एंड रिसोर्सेस की तो लड़ाई है कि मुझे पहले ऑक्सीजन चाहिए, फिर उसमें ब्लैक मार्केटिंग भी है, होर्डिंग भी है, समझ रहे हैं। क्योंकि whenever there is a two creatures, always there is a competition, whether intraspecific or interspecific। इंट्रास्पेसिफिक मतलब बिटवीन होमोसेपियंस, इसे कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक। अभी देखेंगे कंपटीशन में क्या कहते हैं इसे, इंट्रा, इंट्रा का मतलब विद इन अस, इंट्रा। और एक होता है इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक मतलब आप में और लायन में कंपटीशन, ठीक है। उसे भी हिरन मार के खाना है, आपको भी खाना है, कंपटीशन, इसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। तो whenever there are creatures there is always a competition, whether intraspecific or intraspecific। समझ में आया। और अगर ये कंपटीशन होता है तो there is will be always tussle for the factor and resources, always tussle for the factor and resources। आज ये हिंदू मुस्लिम होता है, ये रिसोर्सेस का ज्यादा कंपटीशन है। ये जात वर्सेस ये जात वर्सेस दूसरी कास्ट होती है कि अपने कास्ट को ज्यादा प्रमोट करना, ये फैक्टर रिसोर्सेस का कंपटीशन है। दिस इज नॉट दो नॉट द कंपटीशन ऑफ सम पॉलिटिकल डायलॉग। समझ में आता है आपको। हाँ, तो कुछ इकोलॉजिकल फैक्टर हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है आर इन्फ्लुएंस बाय एंड लार्ज बाय दीज इन्वायरमेंट फैक्टर्स। ये फैक्टर्स बायोटिक यानी लिविंग भी हो सकते हैं, यानी मेरे यहां पे मान लो सांप है, ठीक है, तो वो अगर मेरे पास आया तो ले जाएगा मुझे साथ अपने, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर्स एज वेल एज ए बायोटिक फैक्टर यानी नॉन लिविंग। मान लो यहाँ अंधेरा हो, गर्मी हो, मैं नहीं रह पाऊंगा, यहाँ लाइट भी है, पंखा भी चल रहा है तो रह रहा हूं। ए बायोटिक एज वेल एज बायोटिक फैक्टर, ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स को हम देखा जाए तो 4 पैरामीटर्स में बांटते हैं। अभी पहले हम एबायोटिक देखते हैं, बायोटिक तो हम पढ़ेंगे ही बेटा, पहले हम देखते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, बायो नहीं है ना उसमें, ए बायो है, बायो का मतलब लिविंग होता है, तभी तो बायोलॉजी आता है, द साइंस ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो एबायोटिक में सबसे पहले क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट फैक्टर किस तरह की ह्यूमिडिटी है, किस तरह का सॉइल का पीएच है। अगर सॉइल ज्यादा फर्टाइल है तो आप देखो जो इवन जो फ्रूट्स या वेजिटेबल होंगे वो भी बहुत बड़े बड़े होंगे। पंपकिन होगा 2-2, 3-3 किलो का। अगर मान लो सॉइल में ऑर्गेनिक डेफिशिएंट है यानी फर्टिलाइजर नहीं है तो पंपकिन भी बहुत छोटा सा होगा। कभी मैन्योर जो होता है, मैन्योर खाद एक फर्टिलाइजर है, वो अननेचुरल है यानी एक तरह से वो मैन मेड है। फर्टिलाइजर यूरिया जो डालते हैं, एक आप देखो अगर मैन्योर है, गोबर ओबर डाल देता है। आपको क्या लगता है किस कौन सी चीज में, फर्टिलाइजर या मैन्योर में, किसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, किसमें ज्यादा टेस्ट आएगा खाने में, किसमें होगा, फर्टिलाइजर में या मैन्योर में? फर्टिलाइजर में, फर्टिलाइजर में ज्यादा टेस्ट आएगा। मैन्योर का चीज तो बहुआ सा होगा, इतना सड़ भी जल्दी जाएगा। क्यों? फर्टिलाइजर जो खाना था, जो न्यूट्रिएंट थे प्लांट के, वो कम मिले हैं, तो फर्टिलाइजर आपने ज्यादा डाला है तो भर के निकला है, वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई है। फिर आप कहेंगे फर्टिलाइजर को हम इतना बुरा क्यों मानते हैं, वो इन्वायरमेंट पोल्यूट करता है बेटा। मिट्टी की जो
हाँ, मिट्टी की प्रोडक्टिविटी कम करते जाता है, उसे स्टेराइल यानी अनप्रोडक्टिव बना देता है, इसलिए हम फर्टिलाइजर को बुरा करते हैं। वरना आज आप फर्टिलाइजर बंद कर दीजिए, पूरा दुनिया भूखी मर जाएगी, भूखी, प्रोडक्टिविटी को भी छोड़ो, भूखा मर जाएगी आज पूरी दुनिया। समझ में आया? वाई फर्टिलाइजर इज नीडेड। चलो, लेकिन आपको हमेशा अननीडेड ही लिखना है, क्योंकि इन वो कहते हैं ना, सपनों की दुनिया में तो कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। आप किसान से कह दो फर्टिलाइजर मत डाल, जेब से पैसा दे दो उसे, प्रोडक्टिविटी भी तो कर रहा है वो, बेचेगा क्या? पता चला मैन्योर डाल के उसका हुई नहीं प्रोडक्टिविटी, 10% रह गई 100% की जगह, दे दो जेब से पैसा। समझ में आया? चलिए, तो कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे सॉइल का पीएच कितना है, सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट यानी फर्टिलाइजर कंटेंट कितना है, ह्यूमस कितना है, कहते हैं मृदा में ह्यूमस कितना है। तो क्लाइमेट फैक्टर क्या होता है? लाइट, टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा है किसी भी जगह तो वहां पर जो फोना है यानी एनिमल्स है एस्टिवेशन करते हैं, यानी समर स्लीप। सांप देखा होगा समर्स में कम निकलेगा, बरसात में निकल जाएगा। छिपकली ठंड में नहीं निकलेगी, गर्मी में तुरंत निकल जाएगी, तो वो एस्टिवेशन नहीं, हाइबरनेशन करती है। कुछ प्राणी जैसे आपने चूहा देखा होगा ठंड में निकलेगा, गर्मी में नहीं निकलेगा ज्यादा, वो एस्टिवेशन करता है। तो टेम्परेचर, जैसे ह्यूमन बींग्स, आप यूरोप का टेम्परेचर देखें 24 डिग्री सेल्सियस, 70 से 80 डिग्री की ह्यूमिडिटी रहती है। ह्यूमिडिटी मतलब कितना मॉइस्चर है, कंटेंट कितना है मॉइस्चर का, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो आप देखिए रिलेटिवली टेम्परेचर नियर टू अबाउट सेम रहता है, तो लोगों की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। इंडिया में धूप इतनी ज्यादा है समर में, तो धूप इतनी ज्यादा है वैसे काम नहीं करता, ठंड में ठंड बहुत ज्यादा होती है वैसे काम नहीं करता, बरसात में उसका मन नहीं करता काम करने का। समझ में आया? तो क्लाइमेटिक फैक्टर ये ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी क्रिएचर हो उसे क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। समझ में आया? रेनफॉल बता दिया मैंने, विंड, ह्यूमिडिटी, पीएच, these are the different climatic factors comes under the abiotic factor which influence the distribution and lifestyle of organism। ठीक है, एग्जाम्पल और दें, जैसे यहां जाएंगे आप, कौन सी कंट्री है वो, नाइजीरिया आप देखें कोस्टल टाउन है, तो वहां पर बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है, नियर टू अबाउट इक्वेटर पड़ता है, इक्वेटर मतलब दशांतर लाइन जो है, जो भूमध्य लाइन है, ठीक है, अर्थ को डिवाइड करती है, वहां पड़ता है। दूसरा, वहां पर आप देखेंगे नाइजीरिया में तो कोस्टल है, कोस्टल जोन में है, यानी समुद्र तट के किनारे है, तो ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो लोगों में मल्टीपल बीमारियां रहती है। तो जब सहारा डेजर्ट से हवा चलती है हरमटन, तो यहां से वो ह्यूमिडिटी नाइजीरिया से खा जाती है, और जब ह्यूमिडिटी यहां से खा जाती है तो लोगों की बीमारियां भी खत्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी के साथ ह्यूमिडिटी इट विल प्रोमोट लॉट ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरस डिसीज, और एटलीस्ट द बैक्टीरियल एंड फंगस डिसीज। समझ में आया? तो कैसे ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इफेक्ट करता है मैन को। आपको क्या लगता है, अफ्रीका में ज्यादा बीमारियां होती है यूरोप में? अफ्रीकन कंट्रीज में क्यों? एक तो हाइजीन प्रॉब्लम, इबोला देखा होगा, सब अफ्रीकन ओरिजिन है, और दूसरी द टू मच टेम्परेचर एज वेल एज टू मच रेनफॉल। बैक्टीरियल डिसीज और फंगल डिसीज के लिए इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? समझ में आया? ठंड में बेटा प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ठंड में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है बहुत ज्यादा, अब बैक्टीरियल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। देखा नहीं है, अगर किसी लाश है, मान ली कोई डेड बॉडी है,
उसे आप बर्फ में रख दीजिए तो डिकम्पोजिशन खत्म हो जाएगा उसका, बहुत लेट डिकम्पोजिशन होगा। बैक्टीरिया की प्रोडक्टिविटी खत्म कर दी ना आपने, समझते हैं आप। तो क्लाइमेटिक फैक्टर। नेक्स्ट टोपोग्राफिक फैक्टर। टोपोग्राफिक, जैसे एल्टीट्यूड, स्लोप, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन। जैसे अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सदर्न फेसिंग माउंटेन है तो आप देखिए समुद्र से जो विंड आती है मॉइस्चर कैरी करके, तो सदर्न वर्ड ज्यादा रेनफॉल करेगी साउथ ऑफ द माउंटेन। जैसे हिमालय ही ले लीजिए आप, शिमला, डलहौसी, रानीखेत, नैनीताल, इन सब पे ज्यादा रेनफॉल होती है। लेकिन उधर ही कुल्लू मनाली, लद्दाख, स्पीति वैली, लाहौल स्पीति, किन्नौर, यहां चले जाएंगे, यहां बारिश क्यों नहीं होती? ये नॉर्थ साइड में पड़ता है, विंड यहां पर मॉइस्चर कैरी जा नहीं पाती, तो कोल्ड डेजर्ट की तरह है, ठंडे डेजर्ट की तरह। डेजर्ट का मतलब जहां रेनफॉल ज्यादा ना होती, ठीक है। और इधर वाले इलाके देखेंगे साउथ में, तो वो क्या है, रिलेटिवली मोर मॉइस्चर कैरी करते हैं, ज्यादा मॉइस्चर है, ज्यादा क्या कहते हैं बारिश होती है, टूरिज्म भी ज्यादा है। लाहौल स्पीति जाना पसंद नहीं करेगा ज्यादा आदमी। इन्फेक्शन यूरोप में ज्यादा होती थी। यूरोप में इन्फेक्शन जो होता है वायरल का ज्यादा है, बैक्टीरियल कम है। पहले मेरे पॉइंट पे है ना, समझा करो क्या कह रहा हूँ। कल के बच्चे हमें ही चैलेंज करने लगते हैं। मैं वायरल की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियल एंड फंगस, ठीक। और वो भी यूरोप का इसलिए ज्यादा वायरल इसलिए होता है कि ठंड में वायरस, फ्लू वायरस म्यूटेट ज्यादा करता है, फ्लू तरह की बीमारी ज्यादा होती है। चलिए चलो, टोपोग्राफिक फैक्टर, एल्टीट्यूड, स्लोप, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, एक्सपोजर एंड वैली। वैली समझते हैं, दो पहाड़ों के बीच का एरिया, बड़ा एरिया होता है तो वैली कहते हैं। इडेफिक फैक्टर, इडेफिक मतलब होता है सॉइल, सॉइल को ही इडेफिक फैक्टर कहते हैं, या टाइप्स ऑफ सॉइल। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी सबसे ज्यादा जनता का घनत्व उत्तर प्रदेश, बिहार और ये अप टू बांग्लादेश क्यों है? आप उत्तर प्रदेश पकड़िए और यहां बांग्लादेश तक चला जाइए, दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ये। क्यों? एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी के कारण। एलुवियल सॉइल, गंगा और यमुना का जो द्वाब मतलब दो नदियों के बीच का एरिया, गंगा और यमुना का द्वाब जो अपने साथ इतनी फर्टाइल सॉइल लेके आता है, जलोढ़ मिट्टी लेके आता है। इस और पेनिरियल मानसून विंड जो है ना, मानसून आता है, उसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, फूड बहुत ज्यादा है, तो जनता को यानी पॉपुलेशन जो है उसे सस्टेन कर सकता है। समझ में आया? हाउ दीज फैक्टर आर कंट्रोलिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, ये यूपीपीसीएस ने पूछा व्हाट आर इडेफिक फैक्टर, तो बता देना सॉइल को इडेफिक फैक्टर कहते हैं। ये सब याद रखना है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। नेक्स्ट, बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब ये सब तो एबायोटिक हो गया, लेकिन कुछ बायोटिक फैक्टर्स भी हैं, जैसे डिफरेंट स्पीसीज, उनके बीच का इंटरेक्शन, मच्छर और मेरे बीच में इंटरेक्शन, ठीक है, मच्छर और मेरे बीच का इंटरेक्शन, सांप और मेरे बीच का इंटरेक्शन, शेर और मेरे बीच में इंटरेक्शन, और मेरे किसी और टीचर में इंटरेक्शन। अलग अलग तरह के इंटरेक्शन है, अलग अलग तरह के बायोटिक फैक्टर्स हैं। लायन के आगे मैं खड़ा हूं तो प्रे, प्रीडेटर का रिलेशन है। अब मुझे आके पूजा तो करेगा नहीं, हाथ जोड़कर ले जाएगा गर्दन पकड़ के कहीं और गुफा में ले जाएगा, कहेगा दावत है आज, पार्टी चल रही है, पारी हो रही है, जो भी है, ठीक है। प्लीज टेल अस अबाउट माता का से पीएच एग्जाम्पल इन क्लाइमेट फैक्टर। पीएच बेटा, पीएच जो है ना क्लाइमेटिक नहीं,
इडेफिक में आना था, लेकिन उसमें लिख दिया गया है कि क्लाइमेट। पीएच का क्या मतलब होता है, सॉइल की कितनी पीएच है। देखिए अगर सॉइल, अगर सैलाइन है, सैलाइन या सैलाइन छोड़ो, एसिडिक और बेसिक लेते हैं हम, कौन सी सॉइल ज्यादा अच्छी मानी जाती है, एसिडिक और बेसिक। बेसिक सॉइल ज्यादा अच्छी मानी जाती है एज कंपेयर टू एसिडिक, ठीक है। और पीएच पे ये डिपेंड करता है कि कौन सा फ्लोरा एंड फोना होगा। मान लीजिए ज्यादा एसिडिक सॉइल है, ज्यादा एसिडिक सॉइल है, तो आप देखेंगे कुछ फ्रूट्स एसिडिक सॉइल में नहीं होते, वो बेसिक सॉइल में होते हैं, जबकि कुछ फ्रूट्स होते हैं एसिडिक सॉइल में। तो ये भी डिटरमाइन करता है कि हमारे यहां, हमारे पास किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो दीज आर द एनवायरमेंट फैक्टर्स। जो बेस्ट सॉइल है उसे लोमी सॉइल कहते हैं। लोमी का मतलब ये होता है कि इसमें 40% सैंड, 40% सिल्ट एंड 20% क्ले होता है। अब सुनो होता क्या है, हर सॉइल में एक क्ले होगा। क्ले, मुल्तानी मिट्टी सुनी है, वो क्लेई सॉइल है। मुल्तानी से तो कुछ लेना देना नहीं, मुल्तान के आसपास ज्यादा मिलती है, इसलिए नाम मुल्तानी मिट्टी है, ठीक है। क्लेई सॉइल है। कभी कभी देखा है वो, कभी ग्लास जब लगाता है तो एक मिट्टी सी लगा देता है, क्लेई सॉइल, वो क्लेई सॉइल है, ठीक है। बहुत ही महीन यानी बारीक होती है। दूसरी सॉइल होती है सिल्ट, सिल्ट। एलुवियल सॉइल में सिल्ट ज्यादा होता है, बड़े बड़े दाने होते हैं, थोड़े हल्के, सिल्ट होता है। भुरभुरी सॉइल होगी, सिल्ट। और सैंड तो आप जानते ही, डेजर्ट की बड़ी बड़ी दानों वाली सॉइल, उसे सैंड कहते हैं। इन तीनों के मिक्सचर से एक सॉइल बनती है, उसका नाम है लोम। एक बेस्ट सॉइल में, बेस्ट मतलब एक कैटेगरी है कि लोम होना चाहिए सॉइल में, उसमें 40% सैंड होता है, 40% सिल्ट, 20% क्ले, ठीक है। यानी 2:1 का है, याद रख लेना इसे, ठीक है। तो दीज आर द इन्वायरमेंट फैक्टर्स, लिख लीजिए आप ये इन्वायरमेंट फैक्टर। सर लोकल लैंग्वेज में हम कभी कभी बोलते हैं पानी अच्छा है यहाँ का, पानी खराब है, एयर लॉस हो रहा है, पानी मीठा है, पानी तो उससे क्या क्या मीन करते हैं। देखिए पानी, बात यह है अंडरग्राउंड जो एक्वाफर्स होते हैं, अंडरग्राउंड एक्वाफर्स मतलब जो नीचे की नदी है, नीचे भी आप इसको खोद के देखेंगे तो एक पानी का वो मिलेगा। बरसात होती है, सूख के कहा जाती है, नीचे ही अंडरग्राउंड एक्वाफर्स को रिचार्ज करती है, एक्वाफर्स कहते हैं इसे। तो जैसी कंडीशन है एनवायरमेंट में, मान लीजिए अगर डेजर्ट है, डेजर्ट या डेजर्ट छोड़िए, यहां की बात करते हैं गुड़गांव की। अगर गुड़गांव में सॉइल ज्यादा सैलाइन है तो अंडरग्राउंड एक्वाफर्स में भी जो पानी जाएगा ना, वो भी अपने साथ सैलिनिटी लेके जाएगा, मीठा पानी नहीं मिलेगा फिर आपको, ठीक है। और पानी मीठा नहीं, बस ये होता है सैलिनिटी ज्यादा है पानी में, एल्किनिटी ज्यादा है, या फिर पीएच 7 है। पीएच 7 तो आपको नहीं मिलेगा, वो तो डिस्टिल्ड वाटर हो गया, ठीक है। और ज्यादातर पानी जो है अराउंड 6.66 के करीब पानी मिलता है आपको, जो हम कहते हैं बेस्ट पानी है, ठीक है। स्लाइटली अराउंड बेसिक, पीएस 7 तो मिलेगा नहीं, भूल जाओ, वो दिन गए पीएस 7 वाले, ठीक है। तो इसलिए आप कहते हैं, अच्छा हेयर लॉस होता है, उसके एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, और दूसरी पानी भी इफेक्ट यूं करता है कि ज्यादा आपने सैलाइन वाटर यूज किया है तो आप इवन जो आपकी ग्रोथ है, और यहाँ पर क्या कहते हैं, आप देखिए जहां से वो कनेक्टेड रहते हैं उन टिश्यू को भी खराब करता है। कैरेटीन कम करता है हेयर का, तो हेयर लॉस होगा। कैरेटीन कम हो तो बाल आपके सफेद भी हो जाते हैं। और बताओ भाई, कुछ भी पूछते हो तुम लोग, चलो ठीक आओ। तो इडाफिक फैक्टर लिख लीजिए कौन कौन से हैं, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, इडाफिक एंड बायोटिक। एक एक लाइन लिख लीजिए बस इसमें।
अगर आपको सॉइल के बारे में जानना है कि इसमें कौन सी तरह की सॉइल में कौन से प्लांट, सैलाइन वाले अल्कलाइन में क्या होता है, तो लिख सकते हैं इसमें। सैलाइन सॉइल के कुछ प्लांट लिख लीजिए अगर आपको वो है। अच्छा, सैलाइन छोड़िए, पहले एसिडिक करते हैं। एसिडिक जो प्राइमरली सॉइल होती है वो H+ आयंस के कारण होगी या फिर एल्यूमिनियम आयंस के कारण होगी। क्योंकि आप देखो कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा, मेटलॉइड होगा, मेटल के कारण हमेशा सॉइल एसिडिक होगी, नॉन मेटल के कारण बेसिक होगी। कॉमन है ना, समझते हैं ना? ठीक है, तो एसिडिटी इज प्राइमरली ड्यू टू H+ आयन एंड एल्यूमिनियम आयन, acidity is primarily due to H+ ion and aluminum ions, and these soil is because of extreme temperatures यानी बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है, एंड पुअर ड्रेनेज। कौन कौन से होते हैं? पोटैटो, मेज, बार्ली, टमाटो, these are the plant of acidic soil, कुछ बेसिक सॉइल के लिख लीजिए। बेसिक सॉइल राइजोफोरा, RIZOPHOR, राइजोफोरा। मैंग्रोव होता है राइजोफोरा। हेलोफाइट्स मतलब साल्ट लविंग प्लांट्स को हेलोफाइट्स कहते हैं, हेलोफाइट्स। फंड्स जो होते हैं, फंड्स एंड पेटल्स सुने होंगे, फंड्स, डिफरेंट तरह के फंड्स होते हैं, नहीं देखे तो देख लो फंड्स। टेंड्रंस जिनमें होते हैं उन्हें फंड्स कहते हैं। अरे ये तो कंपनी है, ये जितने भी प्लांट होते हैं फंड्स टाइप के होते हैं, सब में फंड्स है। नेक्स्ट, मतलब ढेंचा भी फंड्स में ही आता है। ढेंचा का जो ट्री है, कीकर है, कीकर जैसे कहते हैं, कीकर। अकासिया, बबूल को कीकर कहते हैं, तो वो भी फंड्स में ही आता है। ठीक है, लिख लो वीट, राइस, ये सब एल्कलाइन सॉइल में होता है। वीट, राइस, एल्कलाइन सॉइल। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, तो दीज आर द फैक्टर, जो फैक्टर आपको पढ़ाए गए हैं कि जिसपे हर स्पीसीज, वेदर फ्लोरा का मतलब प्लांट्स, फोना यानी एनिमल्स, एन से एन याद रखना, फ्लोरा एंड फोना ही कहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल इतना अच्छा नहीं लगता है, पर ग्रीक लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। तो फ्लोरा एंड फोना जो है नंबर ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ये आगे भी हम देखते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अभी बस टॉपिक था तो ऐसे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। चलिए नेक्स्ट, हर स्पीसीज का एक हैबिटेट एंड नीचे होता है। हैबिटेट का मतलब, जैसे मान लीजिए आप कहीं रहते हैं, सेक्टर 50 रहते हैं, वो आपका हैबिटेट है। लेकिन कहीं नीचे भी होगा आपका, यानी परिवार में रोल कि सोल ब्रेड अर्नर है,
बहन की शादी करानी है, भाई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, घर वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नीके यानी योर रोल इन द इन्वायरमेंट। हर ऑर्गेनिज्म का एक हैबिटेट है, एक रोल है। जैसे पोलर बियर यानी जो आपका पोलर एरिया में भालू मिलता है ठंडी जगहों पर, व्हाइट कलर का। पोलर बियर का हैबिटेट ठंडी जगह का है, पोलर एरियाज का है, ठीक है। उसे दिल्ली ले जाएंगे बेचारा मर जाएगा, हैबिटेट है उसका। एक नीचे है यानी एक रोल है इन्वायरमेंट में। रोल क्या क्या है कि सैल्मन जो फिश होती है उनकी पॉपुलेशन वो कंट्रोल रखता है, ठीक है। इवन कितनी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन एकदम से ना बढ़ जाए, यानी कितनी प्रे जो है उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज ना हो जाए, उसे कंट्रोल में रखता है। जैसे छिपकली, उसका एक हैबिटेट है, मान लीजिए गेको जिसे कहते हैं, उसका एक हैबिटेट है, लेकिन उसका एक नीके भी है। कितने इंसेक्ट, मॉस्किटो उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल रखती है। वो ना हो तो देखो आपको ऑल आउट लगाना पड़ जाए बहुत ज्यादा। इसका मतलब नहीं है बाहर से छिपकली लाके घर में रख लो, सर पे गिरती रहेगी, ठीक है। समझ में आया? तो एक रोल है इन्वायरमेंट। बैट, चमगादड़, ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई, एक ऐसा स्तनधारी जो उड़ सकता है, उल्टा पाँव करके सोता है, तो उसका भी एक रोल है। वो जूफिली है। जूफिली मतलब एक ऐसा एलिमेंट, यानी जू का मतलब एनिमल, जो पोलन ग्रेन्स, फिली का मतलब होता है पोलन ग्रेन्स, यानी जो रिप्रोडक्शन में प्लांट्स का हेल्प करता है। अपना जूफिली का मतलब नेक्टर लेगा, यानी आप मान लो बी, मान लो बी एक जूफिली है, यानी वो नेक्टर लेगी प्लांट से। मधुमक्खी मधु की प्लांट में बैठेगी ना, डिफरेंट सनफ्लावर पे बैठी, कहीं कहीं नेक्टर लेगी, लेकिन अपने साथ पोलन ग्रेन भी कैरी करके रिप्रोडक्शन करेगी प्लांट्स का, यानी एक नीचे है। जू कोरी होगा, प्लांट या एनिमल जो सीड को डिस्पर्जल कर रहा है, यानी भैंसा है, देखा है घास चढ़ रहा है, या मान लो भैंस घास खा रही है, लेकिन साथ साथ अपने कमर के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट बीजों को, यानी कोरी सीड्स को भी तो डिस्पर्स कर रही है। इन्वायरमेंट में एक रोल है। मान लो स्नेक की पॉपुलेशन एकदम से कम हो जाए, एकदम से कम हो जाए, तो मेंढक की पॉपुलेशन, चूहों की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं हो जाएगी। समझ में आया? तो दे हैव सम वर्क इन द एनवायरमेंट नोन एज नीके इन द एनवायरमेंट, यानी कुछ प्रोफेशन है, एक्टिविटीज जिसपे एनवायरमेंट डिपेंडेंट है हर ऑर्गेनिज्म का। जब वो एलिमिनेट हो जाता है, नेचर एलिमिनेट करे तो अलग बात है, क्योंकि नेचर ने उसे देखा कि उसकी कोई भी रोल नहीं है एनवायरमेंट में, तो नेचर बाय नेचुरल सिलेक्शन एलिमिनेट कर देगा। समझ में आया? फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, नेचुरल प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेगी, और वही सरवाइव करेंगे जो फिट है। समझ में आया? तो हैबिटेट इज ऑर्गेनिज्म होम, वेयर एज नीके इज ऑर्गेनिज्म रोल। हैबिटेट स्पेसिफिक प्लेस को कहते हैं, लोकेलिटी को कहते हैं, जहां कम्युनिटी रिसाइड करती है, और नीके फंक्शन है ऑर्गेनिज्म का। हर ऑर्गेनिज्म का एक फंक्शन डिसाइडेड है इन द एनवायरमेंट, ठीक है। हैबिटेट है जो नंबर ऑफ नीके, यानी एक हैबिटेट में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और उनका फंक्शन हो सकता है। मान लीजिए हैबिटेट किसी पोंड का, उसमें बड़ी फिश छोटी फिश को खाएगी, छोटी फिश जू प्लांक्टन को खाएगा, जू प्लांक्टन फाइटोप्लांक्टन को खाएगा। एक की भी पॉपुलेशन इधर उधर हुई तो एंटायर इकोसिस्टम विल बी डिस्टर्ब। समझ में आता है? आज मैं बहुत हिंदी में समझा रहा हूं, ठीक है, अब नहीं समझाना। तो हैबिटेट है नंबर ऑफ नीके वेयर एज नीचे डज नॉट हैव कंपोनेंट, वो एक ही फंक्शन है, ठीक है। जिस ऑर्गेनिज्म का नीके जितना बड़ा फंक्शन उतना बड़ा, इन्वायरमेंट उसे इजीली एलिमिनेट नहीं करता है।
इसलिए आप देखो इतनी पोल्यूशन के बाद भी ह्यूमन रेस इज स्टिल सर्वाइविंग बिकॉज इट हैज मोर। अगर आपसे पूछा जाए लायन, पिकॉक, ह्यूमन बींग्स, स्नेक, सबसे ज्यादा ब्रॉड नीके किसका है? देखते हो ना ब्रायोफाइटा ग्रुप, जैसे ये जो ये होते हैं राइस, व्हीट, ये सब ग्रासेस है, ब्रायोफाइटा ग्रुप में आती है। ठीक है, पूरे पूरे खेत लगा देगा, यानी परफॉर्मिंग सम रोल इन द एनवायरमेंट। समझ में आया क्या? अब आप देखेंगे खेती जो करता है ये भी तो एनवायरमेंट में एक रोल प्ले कर रहा है। एक पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं कर रहा ब्रायोफाइटा का, राइस की पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज कर देगा, व्हीट की पॉपुलेशन इंक्रीज कर देगा। समझ में आया? तो इट हैज ब्रॉड नीके, मतलब बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। जू कोरी का भी करता है, जूफिली को भी, फूलों पे हाथ फेरता चलेगा, जूफिली का काम कर दिया। ठीक है, आम तोड़ेगा या फिर जितने भी सीड को डिस्पर्स करेगा हाथ से, जू कोरी का काम कर दिया, जूफिली का काम कर दिया, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, चलिए हैबिटेट नंबर ऑफ स्पीसीज को सपोर्ट करता है, जबकि नीके एक सिंगल फंक्शन, तो एक सिंगल होगा ना। ये तो बस मूर्खता के लिए लिखा गया है कि बच्चा इसमें भी मूर्खता ना कर दे, एक ही फंक्शन होगा। समझ में आया? ब्रॉड हो सकता है बस फंक्शन, और कम फंक्शन हो सकता है। कम फंक्शन तो धीरे धीरे अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है इन्वायरमेंट से, फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, नेचर एलिमिनेट कर देती है, फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी उस ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक, चलिए अ नंबर ऑफ इन्वायरमेंट वेरिएबल अकर इन द हैबिटेट, बहुत सारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स अकर होते हैं, यानी हैबिटेट में आप देखेंगे देयर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स आर देयर, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, लेकिन नीचे में स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्वायरमेंट रिजीम होगा। जैसे मैं बताता हूं, पोलर बियर ठंडे इन्वायरमेंट में ही तो रहेगा, लेकिन एक हैबिटेट में डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट हो सकता है। पोलर एरिया में एक पॉन्ड इकोसिस्टम भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, लैंड का इकोसिस्टम भी हो सकता है, दोनों ही तो हैबिटेट है। तो इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, इसमें सिंगल स्पेसिफिक सेट ऑफ वेरिएबल्स है। स्पीसीज डज नॉट चेंज इन हैबिटेट, अपना हैबिटेट चेंज नहीं करता, यहां से हटके आप मंगल ग्रह नहीं जा रहे रहने, हैबिटेट चेंज नहीं करता है। जबकि स्पीसीज may live in more than one niche in different stages of its life cycle, अलग अलग नीके परफॉर्म अपने स्टेज में अलग अलग नीके परफॉर्म कर सकता है इन डिफरेंट लाइफ साइकिल, अलग अलग तरीके के। जैसे जब प्यूपा की स्टेज में था तो अलग नीके परफॉर्म करा, जब अडल्ट हो गया तो अलग किया। समझ में आया? जैसे तिलचड्डा जब शुरुआत में होता है, शुरुआत में तिलचड्डा सुना है ना, क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? अरे अभी अभी तो न्यूज में था, नाम याद नहीं आ रहा, आया नहीं। हाँ, टिड्डी भी कहते हैं, टिड्डी दल, टिड्डी इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाम भूल गया, बता देगा कोई बच्चा। लोकस्ट, लोकस्ट, हाँ ग्रास ओवर लोकस्ट एक ही कैटेगरी है सबकी। तो लोकस्ट, लोकस्ट जब छोटी अवस्था में होगा, यानी जब स्टार्टिंग हुई है लाइफ साइकिल की, तब आप देखो कम्युनिटी में है ना, पेड़ों को बर्बाद नहीं करेगा, पत्तियां नहीं खाएगा, लेकिन जैसे जब बड़ा हो जाएगा तो ग्रुप में खाएगा। तो अलग अलग नीचे परफॉर्म कर रहा है। स्मॉल नीचे है मैक्सिमम चांसेस ऑफ डिस्टरबेंस, सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस होगा, एंड ब्रॉड नीचे ट्राई टू कंपनसेट इन्वायरमेंट ग्रेडियंट, यानी इन्वायरमेंट चेंजेस and easily so that it is not easy to extinct the species, जिसका ब्रॉड स्पीसीज ब्रॉड नीचे उसे एलिमिनेट करना मुश्किल है, जिसका स्मॉल नीचे उसे एलिमिनेट करना आसान है, इन्वायरमेंट खुद ही एलिमिनेट कर देगी। समझ में आया? लिख लो इसे, हैबिटेट एंड नीचे को।
एक चीज और लिखना लेना नीके में, जोसेफ नील, जोसेफ, एक मिनट, एक मिनट, हाँ ग्रीन है, इन्होंने ये टर्म दी थी जोसेफ ग्रीनेल ने नीके की, ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, 1917 में ये टर्म दी थी। नीके है हैबिटेट। इन्होंने नाम दिया था, जोसेफ नील ने नीके का कंसेप्ट बताया था 1970 में। जोसेफ, उल्लू सुना, आउल, उसका नील देखो, जो नीचे होता है ना उसका, उल्लू का, आउल का, फॉरेस्ट में जाके वो अपना हैबिटेट बनाता है, मतलब जो रहना होता है, रहना, हैबिटेट तो सारा ही है जहां खाना जाता है, एक्चुअली में एक स्पेशल नीचे होता है, एक फॉरेजिंग, फॉरेजिंग मतलब फूड, फूड नीचे, स्पेशल का मतलब ज्योग्राफिकल एरिया जहां तक उसकी बाउंड्री सीमित है। जैसे आउल है, जंगल में जाके घर बनाएगा, आउल जंगल में रहेगा, लेकिन जब फॉरेजिंग करने जाएगा, फूड लेने जाएगा, तो ग्रास लैंड में जाएगा, जहां ग्रासेस होती है, फॉरेस्ट में नहीं करेगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम फॉरेस्ट में रहेगा, ग्रास लैंड में रहेगा। हाँ, आदमी 24 घंटे खाना थोड़ी ना खाता है। ठीक है, तो नीके उसका अलग अलग है, मतलब आप देखो डिफरेंट टाइम पे भी अलग अलग नीके परफॉर्म करेगा एक ऑर्गेनिज्म, लेकिन एक ही नीके होगा। ठीक, एज स्पीसीज भी है, हाँ एज है, एक जगह यहाँ रहता है, इसे एज स्पीसीज का भी एग्जांपल है, हम बताएंगे एज स्पीसीज क्या होता है। लेकिन नीके आप देखेंगे उसका फॉरेजिंग कहाँ है, ग्रास लैंड में, रहता कहाँ है, जंगल में। चलिए, ये रिसोर्स पार्टनरशिप बाद में बताता है। ठीक है, कुछ हैबिटेट नीके, कहाँ रहता, फूड नीके, रिप्रोडक्टिव नीके, फिजिकल नीके, तो अलग अलग है। A niche is unique for a species while species share the habitat. While यूनिक होता है स्पीसीज का, लेकिन हैबिट, काफी स्पीसीज एक हैबिटेट शेयर करती है, एक हैबिटेट में बहुत सारी स्पीसीज हो सकती है। नो टू स्पीसीज इन हैबिटेट कैन हैव सेम नीके, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो कंपटीशन विल बी मच मोर, और कंपटीशन मच मोर होगा अगर मान लीजिए कुत्ता और क्या कहते हैं लायन सेम तरह से बिहेव करने लगे,
तो सरवाइव नहीं कर सकते, या तो कुत्ता रहेगा या लायन रहेगा। तो अलग अलग दिए देखो, इवन द फूड नीके, हैबिटेट नीके, रिप्रोडक्टिव नीके अलग अलग होगा, अदरवाइज देयर विल बी मच मोर कंपटीशन, और कंपटीशन होगा तो वन ऑर्गेनिज्म विल डिप्लेस द अनदर वन। ठीक है, ठीक है, चलिए। और अगर नीके अलग अलग हो, आप देखो बर्ड्स तो सारे हैं, लेकिन वर्ड्स में भी फूड नीके की बात करें तो अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए फ्लेमिंगो डीप, क्या कहते हैं, पॉन्ड से भी खाना लेगी, डीप पॉइंट में। डक नियर टू अबाउट लैंड, एवोगाडो बिल्कुल ही नियर, ओस्टर लैंड पे ही करेगी, प्लोवर और ज्यादा इंटीरियर ऑफ द लैंड करेगी, रिसोर्स पार्शनिंग होगी। अगर दोनों का सेम लीके हो, ये भी यहीं करे और फ्लेमिंगो भी यहीं आ जाए, तो वन विल डिप्लेस अनदर वन। ठीक है, चलिए। अब बात है इकोलॉजिकल फैक्टर में, एक बायोलॉजिकल फैक्टर देखा था हमने। ये बायोटिक तो बहुत सारा हो गया, लगा लो लगा लो। मैंने इसने नहीं लगा रखा, कान कैसे दुख गया, पतला है क्या? ये तो लगाना जरूरी है, रुमाल लगा लिया करो मोदी साहब की तरह ऐसे। चलो नेक्स्ट, इकोलॉजिकल फैक्टर। इकोलॉजिकल फैक्टर में हमने अभी क्या देखा था, एबायोटिक, कुछ बायोटिक भी हमने कहा था, आगे बताएंगे आपको। बायोटिक मतलब टू लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन इज नोन एज बायोटिक। एक लिविंग एक नॉन लिविंग में कंपटीशन तो हो नहीं सकता है, ऐसा थोड़ी ना होता, मेरा और इसका क्या कंपटीशन, समझ में है? तो यहां पर जब बायोटिक फैक्टर मिलते हैं तो डिफरेंट तरह का कंपटीशन आता है। अब कंपटीशन यानी पहली बात तो इंटरेक्शन होगा, सबसे पहले क्या होगा, इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन का काउंटर प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से हो सकता है, या तो वो मुझे नुकसान कर सकता है, जैसे सांप और मैं हूं, मुझे नुकसान ही पहुंचाएगा, ये थोड़ी ना बीन बजा के मेरे गले में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं करेगा, ठीक है, तो नुकसान ही पहुंचाएगा। यानी उसके लिए मैं क्या हूं, वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, उसको फायदा नुकसान, कुछ मेरे से कोई फायदा नहीं होगा, यार डंक मारने से क्या फायदा उसे, ठीक है, समझ में आया? तो इंटरेक्शन होता है। अब इंटरेक्शन होगा तो इंटरेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव, जैसे मेरा और आपका पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, आपका और आपका दोस्त जो यूपीएससी में कर रहा है निगेटिव निगेटिव, कंपटीशन है, ठीक है। तो अलग अलग इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और इन इंटरेक्शन को सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस यानी दो ऑर्गेनिज्म का साथ रहना, सिम्बायोसिस। 1879 में डी बैरी ने एंटायर इंटरेक्शन की थ्योरी दी थी और बताया था कितने तरह के इंटरेक्शन रहते हैं बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। अब इंटरेक्शन होता है तो रहते कैसे हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए, एक चीज लिख लीजिए, ए बायोटिक इंटरेक्शन हो, यानी ए बायोटिक प्लस बायोटिक इंटरेक्शन हो, यानी एबायोटिक मतलब सनलाइट, CO2, इन सब का इंटरेक्शन हो बायोटिक से, तो हमारा तो हो नहीं सकता इससे, मतलब हमारा भी होता है, लेकिन एबायोटिक और बायोटिक का रिलेशन हमेशा प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी। क्या करेगा, प्रोडक्शन, इंटरेक्शन है ना ये, बायोटिक होगा तो हमेशा प्रोडक्शन करेगा, वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लेगा सॉइल से, सनलाइट की जब प्रेजेंस होगी तो अपना खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस में यही तो होता है, C6H12O6 बनाता है। नेक्स्ट, अगर बायोटिक होगा तो हमेशा फीडिंग का रिलेशन होगा, कौन सा होगा, फीडिंग,
या तो एक दूसरे को खाएगा या दूसरा पहले वाले को खाएगा। बायोटिक बायोटिक इज फीडिंग रिलेशन, मैक्सिमम रिलेशन यही होते हैं, बायोटिक बायोटिक फीडिंग रिलेशन, मोस्टली इन्वायरमेंट में जो हो रहे हैं क्या कहते हैं रिलेशन। नेक्स्ट बायोटिक एबायोटिक, यानी बायोटिक्स और बाद में एबायोटिक बना दे, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन। अरे डिकम्पोजिशन, जब किसी भी डिकम्पोज करता है किसी भी बॉडी को, तो बायोटिक को ही तो एबायोटिक में बना देता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस बना देगा। 90% ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप आउट ऑफ इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो कुछ रिलेशन है, इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट पॉपुलेशन इज अ रूल फॉर एग्जिस्टेंस इन नेचर, एंड पॉपुलेशन कैन इंटरेक्ट इन सेवरल वेज। इट कैन बी हेल्पफुल टू ईच अदर एज वेल एज डेट्रीमेंटल टू ईच अदर, या तो फायदा करेगी या नुकसान करेगी। कुछ पॉजिटिव इंटरेक्शन जैसे म्यूचुअलिज्म, अगर आप कुछ पॉजिटिव देखेंगे तो उसमें आता म्यूचुअलिज्म। कुछ इंटरेक्शन लिखिए आप, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन लिखिए, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। पहले मैं समझा दूं फिर एक एक करके आता है। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, सबसे पहले देखा जाए न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रल है न्यूट्रलिज्म, स्पेसीज 1 ए, स्पेसीज बी। अब न्यूट्रलिज्म का मतलब है एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं है, 0-0। ठीक है, 0-0। मान लो लायन जंगल में है, आप यहाँ हैं, क्या नुकसान है एक दूसरे का? न्यूट्रलिज्म है, न्यूट्रल। समझ में आया? नेक्स्ट होता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को 0 है, यानी कोई नुकसान और फायदा नहीं है, दूसरे के लिए पॉजिटिव है। बेल सुनी है? बेल टेंडेंस होते हैं, बेल। सूरज को देख, मनी प्लांट देखा है? सारी छोड़ो यार, बेल वेल, मनी प्लांट देखा है? मनी प्लांट किसी का भी सपोर्ट ले लेगा, दीवार का सपोर्ट ले लेगा, किसी पेड़ का सपोर्ट ले लेगा, और क्या करेगा? सूरज के लिए ऊपर चढ़ता जाएगा। ऐसे ही तो करता है, जहां भी रोशनी दिखेगी उधर की तरफ मूव हो जाएगा ना। लाइट लगा दो उसके नीचे उधर, तो उधर चला जाएगा, जहां सूरज दिखेगा वहां भागेगा। लेकिन वो पेड़ को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा। दीवार, अब ये मत कहना दीवार को खराब कर देगा, उसे तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा। दीवार को भी बायोटिक की बात करते हैं तो पेड़ ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। दीवार का एग्जाम्पल अच्छा नहीं होगा क्योंकि बायोटिक बायोटिक है ना। अब पेड़ को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा, अपने आप को क्या दे रहा है? सपोर्ट, शेल्टर दे रहा है। कमेंसलिज्म, समझ में आया? नेक्स्ट एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में एक को फायदा नुकसान कुछ भी नहीं, दूसरे का नुकसान हो गया। एक को फायदा नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा, दूसरे को नुकसान हो गया। आदमी ने पेड़ काट दिया, मूर्ख को शुरुआत में तो कोई नुकसान नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ उसे? मतलब फायदा आप ये कहेंगे उसकी जीवन चल रहा, उसका जीवन विवन नहीं। मान लो उसने घर बनाने के लिए पेड़ काट दिया, ठीक है, तो कोई फायदा तो नहीं हुआ। बायोटिक लेवल पे तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, बायोटिक लेवल पे देख रहे हैं बेटा। अब ये मत कहना पैसा मिल जाएगा उसे बेचकर, ऐसी बात ना करें। मैं बायोटिक लेवल की बात कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं उसे। लेकिन पेड़ को तो पूरा पेड़ काट दिया। कितने जो क्या कहते हैं बर्ड्स थे, उनका हैबिटेट था वो, कितने इंसेक्ट का हैबिटेट था वो खत्म कर दिया उसने। ठीक है, फिर 4000 का
अच्छा खासा करोड़ों का पेड़ काट के 4000 का फिर ऑक्सीजन प्यूरिफायर ले लिया, गले में पहनने वाला भी आ रहा है आज तो, क्लोरीन डाइऑक्साइड वाला। ठीक है, मूर्ख बना रहा है आजकल। ठीक है, ऑक्सीजन से ही मर रहा है बताओ, और पेड़ काट। चलो एमेंजियलिज्म, एक तो कोई फायदा नुकसान नहीं, दूसरे का नुकसान। नेक्स्ट पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, आपके बाल और उसमें जू, पैरासिटिज्म। ठीक है, पैरासिटिज्म में जू को फायदा, आपको नुकसान, ब्लड सक कर रहा है। ठीक है, रिंग वॉर्म पैरासाइट है, रिंग वॉर्म दांत पैरासाइट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीडेशन। नेक्स्ट क्या है? प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होगा? ये प्रे प्रीडेशन है। आप इन फ्रंट ऑफ लायन, आपको क्या है, चल लायन लेते हैं पहले, लायन को क्या है, खाना मिल गया, उसकी पार्टी हो रही है, और आपको ठीक। आप कहेंगे पैरासाइट और प्रीडेशन में क्या फर्क है? पैरासिटिज्म लिविंग होस्ट पकड़ता है, प्रीडेशन मार के खा जाएगा। फर्क है दोनों में, समझ में आया ना आपको? ये लिविंग होस्ट, लिविंग आदमी खत्म, जू भी खत्म, मरे हुए आदमी थोड़ी ना जू लगती है। समझ में आया? तो वो प्री पैरासिटिज्म है, ये प्रीडेशन है। नेक्स्ट प्रोटोकॉपरेशन। चले आगे, लिख लिया था ना, प्रोटोकॉपरेशन। प्रोटोकॉपरेशन में मान लो ये एक तरह से कॉपरेशन है, एक दूसरे का ऑपरेशन, मतलब सपोर्ट कर रहा है। एक ऑर्गेनिज्म को फायदा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी फायदा। आप कहेंगे म्यूचुअलिज्म, हम देखेंगे म्यूचुअलिज्म और इसमें क्या फर्क है, रुक जाइए पहले। प्रोटो कॉपरेशन का मतलब एक तरह से हार्मोनल रिलेशन है, सिंपैथी है। देखा होगा ना, जो स्मॉल बर्ड्स हैं वो हमेशा ट्री टॉप पे रहेंगे, लार्ज बर्ड्स जो है वो बीच में आके बैठेंगे, नीचे आके बैठेंगे। इससे क्या होता है, जो प्रीडेटर होता है, मान लीजिए सांप, ठीक है, जो स्मॉल बर्ड्स हैं उनका प्रोटेक्शन हो गया क्योंकि ऊपर है, और लार्ज बर्ड्स तो उस सांप को ही ले जाएगी अपने साथ, कहेगी ये खाना है। तो क्या है, हार्मोनल रिलेशन। लार्ज बर्ड्स आपको ऊपर वाली टहनी में नहीं मिलेंगे। अब ये मत कहना क्या पता सर टूट जाती हो टहनी इसलिए नहीं होता हो, अरे बर्ड्स को टूटने का डर है, तुरंत वो फरफरा के उड़ जाए, मूर्खों वाली बातें ना करें। तो दिस इज द हार्मोनल रिलेशन, प्रोटोकॉपरेशन। समझ में आया? देखा है ना, कुत्ता, पता चला कुत्ता और बंदर में दोस्ती हो गई, बंदर उसे केला खिला रहा है तो कुत्ते के बाल ऐसे ऐसे कर रहा है, प्रोटोकॉपरेशन, हार्मोनल रिलेशन। समझ में आया? देखा है ना, प्रोटोकॉपरेशन है। चलिए, आप नहीं खिलाते हैं कुत्ते को खाना, क्या मत देना कि वो रखवाली कराते हैं। अब पोमेरियन क्या रखवाली करेगा, है तो छोटा सा सफेद कुत्ता होता है, क्या रखवाली करेगा? हाँ, अवेयर कर सकता है, तो प्रोटोकॉपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, दोनों ऑर्गेनिज्म का फायदा क्या होगा, दोनों ऑर्गेनिज्म का फायदा। अच्छा, प्रोटोकॉपरेशन हार्मोनल रिलेशन है, म्यूचुअलिज्म हार्मोनल रिलेशन नहीं है। ये एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे का परमानेंट स्टेटस है, मतलब एक दूसरे को मिल जाए तो प्रॉफिट दे बहुत, और एक दूसरे का साथ ना छोड़े, वो क्या है, म्यूचुअलिज्म। समझ में आया? अभी देखते हैं, जैसे लाइकन सुना होगा, लाइकन सुना है, लाइकन्स है, एक एल्गी होती है, एक फंगी होती है, दोनों प्लांट्स हैं। कोई गलती से मुझे है ना एनिमल्स ना कह दे, फांसी वासी लगा देंगे यहीं पर, इतने पढ़े लिखे नहीं हूं कि वो बताओ। फंगी, फंगाई एक ऐसा प्लांट है जो नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग है, यानी अपना खाना खुद नहीं बनाता, इसलिए इसे हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। अरे रिंग वॉर्म देखा है,
वो भी फंगी है, ठीक है। तो ये हेट्रोट्रॉप्स है। एल्गी फोटोसिंथेसाइजिंग होती है, खाना बनाती है। अब देखो, लाइकिंग इज अ सिम्बायोटिक यानी म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। फंगी क्या करेगा, फंगी हेट्रोट्रॉप है, इसे क्या चाहिए, खाना, खाना बनाएगी एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस, प्लांट बनाता है ना, और एल्गी को ये क्या प्रोवाइड करेगा, शेल्टर, घर, जहां पर ये खाना बना सके। फंगी पे क्या करेगी ये, शेल्टर मिल जाएगा ना, उसके ऊपर आ जाएगी, वो उसे खाना देगा, ये इसे शेल्टर देगी, नोन एज लाइकन्स। देखा है लाइकन्स कभी, देखा तो जरूर होगा, लैंड में सबसे पहले जो सक्सेशन होता है वो लाइकन ही होता है। रुको देख लो, चलो लिटमस पेपर यूज किया है, हैं? वो लाइकन का ही बनता है, लाइकन ही तो है। लिट में ये देखो लाइकन लगा हुआ है, ये देखो फफूदी, ठीक है। लिटमस पेपर, अरे 5,000-5,000 रुपए की वो जो लोरियल पेरिस की कॉस्मेटिक लगाते हो, वो लाली पोता हो तो शादी में लगा के जाता है, क्या कहते हैं उसे, फाउंडेशन। अरे वो लिटमस का बनता है, मूर्ख हो क्या, वो लाइकन का बनता है, महंगे प्रोडक्ट मिलते हैं लाइकन के बहुत, ठीक है। चलो, तो ये क्या है, लाइकन एक सिम्बायोटिक रिलेशन है एल्गी और फंगी का, नोन एज म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट, म्यूचुअलिज्म के बाद कंपटीशन, क्या है, कंपटीशन। अरे क्या है ये, इसी पे लिख देते हैं, कंपटीशन। कंपटीशन में एक को कंपटीशन में वैसे दोनों को नुकसान होता है, ठीक है, कंपटीशन में दोनों को नुकसान, ठीक, एंड दिस इज द रूल ऑफ नेचर, ठीक। चलिए देखेंगे कैसे कैसे नुकसान होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव में हमने म्यूचुअलिज्म, कमेंसिलिज्म, प्रोटो कॉपरेशन देखेंगे, जहां पर बोथ स्पीसीज या तो बेनिफिट होती है और या फिर दूसरा नॉन बेनिफिट पहले वाले को बेनिफिट, ऐसा होगा। लेकिन निगेटिव इंटरेक्शन में हम प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, अमेंसिलिज्म और कंपटीशन देखेंगे, जहां पर एक एटलीस्ट एक स्पीसीज तो हार्म होगी, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म की बात करें ना पहले, चलो आ जाओ। म्यूचुअलिज्म सबसे पहले, लाइकन में म्यूचुअलिज्म। लाइकन क्या होता है बेटा, फंगी क्या बनाएगा, खाना नहीं बनाएगा, हेट्रोट्रॉप है, ये खाना बनाएगा, ये इसे शेल्टर देगा, ये इसे खाना देगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप। यानी फंगस विल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एज वेल एज शेल्टर, इन टर्न क्या लेगा एल्गी से, कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी। दिस इज लाइकन। लाइकन कहां कहां यूज होता है, लिख लो लाइकन के बारे में, कहीं यही क्वेश्चन आ जाए, आया हुआ है। हाफ स्क्रीन नहीं दिख रही, सब दिख रहा है, सब मुझे ही दिख रहा है यहाँ से सारा, ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हें नहीं दिख रही। हमने जियो वाला नेट बदल लो, ठीक है। चलो आओ, सबके साथ प्रॉब्लम, हाँ राइजोबियम लेग्यूम्स बताते हैं। हाँ चलो, लाइकन्स के बारे में लिख लो, दे आर द फाउंडेशन स्पीसीज। फाउंडेशन का मतलब
कहीं पे भी सक्सेशन, सक्सेशन मतलब पहली बार अगर पैदावार होगी तो कहां से स्टार्ट होती है वो, लाइकन से। अरे देखा नहीं, सबसे पहले दीवारों में फफूंदी लगेगी, उसके बाद पीपल का पेड़ आएगा ना धीरे धीरे, तो फाउंडेशन है, लिख लो फाउंडेशन। इसी से याद रखना अपने लाली पोता से, इसलिए भी फाउंडेशन कहा जाता है उसे। अरे लगाता नहीं है वो शादी ब्याह में, बाद में पता चला उसमें लाइकन है। चलो, लगाया नहीं, जिंदगी भर खाली बोरोलिन लगाई है क्या है? अरे ऐसा नहीं है, लड़का वड़का नहीं लगाता, मैंने देखा है। क्या बेटा? नहीं, मैंने देखा है लड़के वड़के भी फुल यूज करते हैं सैलून पैलून में। आ जाओ, लिखो। They are the foundation species mostly found in rocks, mostly found in rocks and in dry area including polar areas, including polar areas. It is used as a food, food की तरह यूज होता है, used as a food, fodder, food and fodder. It has medicinal value, medicinal value, used in cosmetic, used in cosmetic. It is used in litmus. एक लाइकन होता है रोसेला, नाम सुना होगा तो, रोसेला यूज होता है लिटमस पेपर में। अरे करता नहीं, ब्लू हो जाता है जब बेसिक हो, रेड हो जाता है जब एसिडिक हो। वो सेंसिटिव क्यों है? लिटमस के कारण। ठीक है, ये लाइकन यूज्ड एज एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। एयर पोल्यूशन इंडिकेटर कैसे? ये इसका डीकलरेशन हो जाएगा, डीकलरेशन होकर मर जाएगा अगर एयर में ये ज्यादा है। क्या है ये? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बात है, सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है तो इवन अगर आपने देखा होगा रोसेला जिससे लिटमस बनता है, ये डाई में भी यूज होता है। डाई नहीं होती, डाई, उसमें भी यूज होता है। इंडिकेटर स्पीसीज, हाँ इंडिकेटर स्पीसीज भी। ठीक है, एक चीज और लिख लो, इट इज फाउंडेशनल स्पीसीज लिखा था, उसके आगे जीयर सीयर लिख लो। इसका क्या मतलब होता है बाद में बताऊंगा। जीयर का मतलब होता है ड्राई, सीयर का मतलब सक्सेशन। अभी बस जीयर सीयर लिख लो, बाद में बताऊंगा इसका क्या मतलब है, किस लिए मैंने ये बताया है। चले आगे। माइकॉर्जिया में म्यूचुअलिज्म। माइकॉर्जिया क्या होता है? अब सुनिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पेरिडोफाइटा, इवन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं। बॉटनी जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा साइंस में। जबकि स्मॉलर ग्रुप ऑफ प्लांट्स में आते हैं बायरोफाइटा, फंगस, एल्गी, ये स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ प्लांट है। तो हायर प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, रूट्स, आपको पता है किसी भी प्लांट उगने के लिए 3 सब्सटेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। माइकोआर्जिया एक तरह से फंगल स्पीसीज है, यानी स्मॉलर प्लांट ग्रुप का एक स्मॉलर प्लांट है, लोअर प्लांट कहते हैं, स्मॉलर नहीं लोअर, ये हायर प्लांट्स है। ठीक है, कभी थोड़ी बहुत बॉटनी नहीं पढ़ी है बेटा? कभी 9th 10th आपने जिंदगी में कभी नहीं? अच्छा, इसलिए तो ये सब कोई बात नहीं, शब्दों पे ध्यान मत दो, कंसेप्ट पे दो। कोई बात है, ब्रायोफाइटा नहीं समझ में आता, कह दो कोई बकवास चीज होगी, कंसेप्ट पे बस ध्यान दो। ठीक है, ठीक है ना? फंगस तो दिख रहा है ना,
तो ये फंगस क्या करता है, फॉस्फेट फिक्सेशन करता है बेटा इसमें, फॉस्फेट फिक्सेशन हाइयर प्लांट्स में। तो हाइयर प्लांट्स में इस फंगस को क्या मिलेगा खाने को, अरे ये बड़ा वाला जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ये फंगस क्या करेगा, फोस्फेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फोस्फेट करेगा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोस्फेट में हेल्प करेगा, तो इसे तो न्यूट्रिएंट मिल गया, इसे क्या मिल गया, खाने को मिल गया ना यार, कार्बोहाइड्रेट में तो खाना है ना, तो दिस इज आल्सो अ म्यूचुअलिज्म। नहीं समझ में आया, समझाऊंगे दोबारा, लिख लो, लिखो एक लाइन लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट, हाइयर प्लांट like Petridophyta, gymnosperm, angiosperm, and there are lower plants like fungi, algae, and bryophyta, ठीक है, ब्रायोफाइटा। एंड ब्रायोफाइटा क्या हो गया इसे खोल, ब्रायोफाइटा, ये लिख लो कि माइकॉर्जिया हेल्प इन फोस्फेट फिक्सेशन इन द हायर प्लांट्स, आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए माइकॉर्जिया को लिंक स्पीसीज कहते हैं, क्योंकि एबायोटिक यानी फॉस्फेट फिक्सेशन बायोटिक में करता है, यानी लिंक स्पीसीज है, एबायोटिक को बायोटिक से जोड़ रहा है, यानी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चले, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल किसका है, जूफिली का, नेक्टर खा रही है, नेक्टर, शहद को नेक्टर कहते हैं, अमृत इज नोन एज नेक्टर, अरे ये इसके लिए तो अमृत है ना, ये नेक्टर है, जूस नहीं पी जाएगी उसको, ठीक है। और क्या करेगी इन अदर सेल्स, अपने टांगों में पोलन ग्रेस ले जाएगी और फर्टिलाइज करेगी अलग अलग फ्लावर्स को, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जूफिली। ये देखो बंदर, ये जूकोरी का एग्जांपल है, आम खा लेगा गुठली फेंक देगा, गुठली जैसी फेंकेगा पेड़ उग जाएगा, किसका एग्जांपल है, जूकोरी का। देख बंदर नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, कौन अपने आप से लिंक कर पा रहा है, हाँ भाई ऑनलाइन वालों, ठीक, खुश है पूरा बंदर। चलो लिख दो, म्यूचुअलिज्म में जूकोरी जूफिली लिख दो, जूकोरी एंड जूफिली, ठीक है। आगे चले, कोरी का मतलब, जू का मतलब एनिमल्स, कहते हैं जू है, जू का क्या मतलब है, बिल्ली जू, एनिमल जहां रहता है वो जू है। जू फिली का मतलब होता है पोलन ग्रेन्स, तो पोलन ग्रेन नहीं, पोलन नहीं है, पोलन्स नहीं होते हैं, ले जाके किसी और प्लांट में, किसी इसी की प्रजाति में जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। ये खुद थोड़ी ना मूवेबल है, इसलिए तो कहते हैं बैट की प्रजाति क्यों नहीं हटा सकते, कितने प्लांट्स को एलिमिनेट कर देंगे,
हर किसी प्लांट एनिमल का, ऑर्गेनिज्म का, या फिर वो प्लांट हो, एक नीके होता है विच इज वेरी स्पेशल। ठीक है, चलिए फिर जूकोरी भी लिख लीजिए। चले आगे। लेकिन इंसेक्टिसाइड के कारण क्या हो रहा है, बीज आर डाइंग, और इसके कारण देयर इज अ डिक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ नो वन इज पॉलिनेटिंग द फ्लावर्स। इंसेक्टिवोरस डालते हैं ना आप। चलिए, फिग एंड वास्प। फिग क्या है, फिग अलग अलग फिग की वैरायटी होती है। पीपल सुना है, पीपल, उसे सेक्रेट फिग कहते हैं। बरगद सुना है, बरगद, कॉमन फिग। फिग का मतलब एक तरह का जो फल होता है उसे फिग कहते हैं। अरे पीपल नहीं देखा, पतले पतले छोटे छोटे बीज से देता है, वो कॉमन फिग है। क्या बेटा, अंजीर सुना है, अंजीर, वो फिग होता है, अंजीर को फिग कहते हैं। तो आप देखो, म्यूचुअलिज्म स्टोरी ऑफ फिग ट्री एंड वास्प, ये क्या कहता है, इन मैनी स्पीसीज ऑफ फिग प्लांट देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशन विद इंसेक्ट वास्प। It means the fig species can only be pollinated by wasp and other species. कुछ चींटियों से ही ये पॉलिनेट होगा। जो उड़ने वाली चींटी होती है उन्हें वास्प कहते हैं। ठीक है, बरसात में ज्यादा होती है। ठीक है, the female wasp not only lay the eggs in the fig fruit but also uses the seed for nourishing the larva। और इस प्रोसेस में क्या करती है वो, इट पॉलिनेट द फ्लावर, उसका रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। लिख लेना ये पूरी लाइन फिग एंड वास्प के बारे में। मॉस्किटो क्या नीचे होगा, नीचे होगा पॉपुलेशन कंट्रोल। मॉस्किटो को क्या नीचे होगा, मॉस्किटो फूड है कितने प्राणियों का। आपको भी भूख लगे, ऑल आउट की तरह चपट कर जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में मॉस्किटो का भी अपना नीचे है, और ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, वी आर नॉट दैट मच ऑफ फैकल्टी कि हर ऑर्गेनिज्म का नीचे बता पाए। रिसर्च आर गोइंग ऑन। इन्वायरमेंट सब्जेक्टिव 1990 में बना है इंडियंस के लिए। इससे पहले कौन इन्वायरमेंट जानता था। पहले खाने की बात कर ले यार, इन्वायरमेंट तो बहुत बड़ी बात है। ठीक, मॉस्किटो का भी अपना नीचे है। मॉस्किटो नहीं, इकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बायो का है, उसके बाद इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो नॉन बायो आ जाएगा। चले आगे बेटा। चले नेक्स्ट, अनदर ऑर्किड्स। ऑर्किड्स का हम वैसे अभी लिख लो ऑर्किड्स। ऑर्किड्स सुना है क्या होते हैं, ऑर्किड्स क्या होते हैं, हाँ क्या होते हैं ऑर्किड्स। हाँ, अरे वो गुलदस्ते के फ्लावर हैं, बड़े बड़े, कभी लाल पीले गुलाबी हरे बैंगनी सफेद, वो सब ऑर्किड्स हैं। ठीक है, ग्रुप है फ्लावर्स का नोन एज ऑर्किड्स। ठीक, अब ये इतना तेज है, क्या होता है, ये एक तरह का स्यूडो कपुलेट यानी फास्ट सेक्सुअल, क्या होता है, एक पेटल्स जो होते हैं ऑफिरस ऑर्किड के, यानी एक तरह का फ्लावर है, वो क्या करता, सेक्सुअल डिसीड करता इसको। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बी होती है, सेक्सुअल डिसीड करता है, अपने आप को वैसी बना लेता है, उसे लगता है, बी को लगता है फीमेल बी है, वहां जाता है मूर्ख बन जाता है, दूसरी जगह जाता है पोलन रिप्रोडक्शन कर देता है, लेकिन खुद भी तो नेक्टर लेता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म।
बस धोखे से बुलाया इसे। ठीक है, लिख लो इसमें। सारे फूलों और फ्लावर्स ऑर्किड्स नहीं होते, गुलाब ऑर्किड्स के अंदर नहीं आता। बताएंगे कौन कौन से तरह के फ्लावर्स होते हैं। बायोलॉजी में अगर मैंने पढ़ाया, बायोलॉजी अगर पढ़ाया, क्योंकि इस तरह की बायोलॉजी आपकी आती नहीं, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम। उसके बाद नहीं, वो पढ़नी नहीं है ना आपको, वरना तो मैं पढ़ा दूं। काम तो कुछ भी आ सकती है, यूपीएससी तो कुछ भी पूछ सकता है वैसे देखा जाए, और 11 एनसीईआरटी तो कुछ भी है, वो तो सेक्रेट बुक है, लाइक भगवत गीता। बायो कुछ भी पूछ लेता है, ये भी मैं आपको बताऊं। किस्मत खराब हो तो वहीं से पूछेगा, और यूजुअली किस्मत खराब ही होती है ना। ऐसे तो आप हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है, का हिस्ट्री पढ़ते हैं। कुछ भी ग्रेस्प करा जा सकता है, बशर्ते अगर आपको चीजें अच्छे से बताई जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। साइंस एक पॉलीमैथ का कंसेप्ट है कि इंटेलेक्चुअल आदमी को हर चीज पता होनी चाहिए, कंप्लीट टू पैरामाउंट, हर चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, बायो का भी पता होना चाहिए। अभी त्राही त्राही है ऑक्सीजन को लेकर, उस मूर्ख को पता ही नहीं ऑक्सीजन क्या काम करता है। यही सोचेगा क्या हुआ, ऑक्सीजन ही तो है, मुंह फाड़ के ले लूंगा। अब मूर्ख आदमी को तो बनाओगे तो ऐसा ही होगा ना डिस्ट्रिक्ट में। तो पढ़ा लिखा जाना चाहिए जिसे पता हो कैसे एटीपी को चेंज होता है, एनर्जी कैसी हेल्प करती है एनर्जी जनरेशन में बॉडी के, ऑक्सीजन। तो इसलिए एक इंटेलेक्चुअल आर्मी प्रमोट किया जाता है जो राइज थ्रू द रैंक्स हो, पढ़ा लिखा हो हर एरेना में। तो एक बार आप ये सब चीजें जान जाते हैं तो हेल्प करते हैं। अब यही तो है, अब सिंपल सी बात है, ऐसा आदमी बना दिया जिसने खाली हिस्ट्री पता है उसे। ठीक है, अब हिस्ट्री का इतिहास थोड़ी ना खगोलेगा डिस्ट्रिक्ट में जाकर कि बाबर आया था कि नहीं आया था यहाँ पर। तो क्या करना लोगों को, बाबर आया था कि नहीं आया था 1526 में, आया हो या ना आया हो, टू द हेल विद बाबर। ठीक है, चलो चलिए लिख लिया ये, एक बस एक एक लाइन लिख लीजिए बस। ऑर्किड एम्प्लॉय, ये इसमें मैं बताऊं क्या लिख लो, ये वाला पेटल्स ऑफ ऑफिस ऑर्किड एंड बी, ये लाइन लिखनी है बस। देखो पढ़ाई जो होती है ना, पढ़ाई, ये सब चीजें जो बताई जाती है वो अवेयरनेस के लिए बनाई जाती है कि आप अपने इतिहास से क्या सीखते हैं। आपको ज्योग्राफी देख के क्या समझ में आता है उस एरिया की, खासो बात मत वही। ठीक है, डर लगता है वही। ठीक है, मैं अपना मास्क भी वहां भूल आया ऑफिस में, खासो वासो मत। ठीक, हाँ जी। तो आप देखेंगे कि अवेयरनेस के लिए कि साइंस, अगर आपने साइंस पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, कैसे उसे रियल लाइफ में आप कर सकते हैं। क्योंकि एक वेल इंटेलेक्चुअल पर्सन, अब जैसे आपका ऑफिस है, अब एसी लगना है, अगर आपको पता चला विंड कैसे काम करती है, हमेशा गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे बैठती है, तो आप एक समझदारी से ऊपर एसी लगाएंगे। और मूर्ख बना दिया अगर डीएम, तो वो कहेगा नीचे लगा दे एसी नीचे। मूर्ख ऊपर गर्मी रखेगा, नीचे ठंड रखेगा, कभी वेंटिलेट ही नहीं हो पाएगा ऑफिस। तो मूर्ख आदमी पूरे समाज पे ही बोझ होता है। तो अनपढ़ आदमी है, अनपढ़ नहीं मैं बताऊं, पढ़ा लिखा अनपढ़ आप वैसे नहीं कह सकते, अलग अलग फील्ड की पढ़ाई है बेटा। अब जो ट्रैफिक पुलिस है, उस ट्रैफिक को मेंटेन करने में नॉलेज है उसे, हम ज्ञान की बात करें। ठीक है, तो ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाता है उसका ज्ञान है। लेकिन कोई मूर्ख आदमी है, सोचना समझना ही नहीं जानता, वो समाज पे बोझ है हर तरीके से। अब मान लो इतना कोरोना फैल रहा है, फिर भी मूर्ख मास्क नहीं लगाएगा। अच्छा मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वरना बोला नहीं जाएगा मेरे से। ठीक है, इसलिए आपको दूर बैठा रखा है इतना। ठीक है,
तो अब समाज में बोझ है, और ज्यादा कोरोना फैलेगा, अपना तो बीमार होगा ही, अपने पूरे परिवार को भी बीमार करेगा। तो मूर्ख आदमी हमेशा बोझ ही होता है समाज में, हमें वो मूर्ख नहीं बनना है। आप एक ऑफिस के लिए जा रहे हैं जो काफी इंटेलेक्चुअल उसमें आता है, और होना भी चाहिए, ठीक है। यूपीएससी में कदम भी नहीं होना चाहिए मूर्ख का। आज व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी इतनी लिथार्जिक है, इसलिए तो इंडिया इतना गरीब है। चाइना भी तो उसी समय चला था जब हमारा देश आजाद हुआ था ब्रिटेन से, चाइना भी उतना ही एक्सप्लॉइटेटेड था जापान से। इवन बायोलॉजिकल वेपन तक बनाए मंचूरिया एरिया में जापान ने, और चाइनीज पे टेस्टिंग करी बायोलॉजिकल अलग अलग बीमारियां बनाकर। एटलीस्ट अंग्रेजों ने हमारे साथ ये तो नहीं किया। लेकिन आज चाइना देखो और इंडिया देखो, आसमान और जमीन में अंतर है, ठीक है। तो बात यह है, ब्यूरोक्रेसी इंटेलेक्चुअल लोगों की जानी चाहिए, लिथार्जिक टाइप की ब्यूरोक्रेसी नहीं होनी चाहिए मूर्खों की, तो बर्बाद ही करेगी। समझ में आया? चले आगे, चलिए। नेक्स्ट बेटा, अच्छा कुछ इसमें हो गया, एक लाइन और लिख लो क्या कहते हैं म्यूचुअलिज्म में, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का लिख लो। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो राइजोबियम करता है, वो भी एग्जाम्पल किसका है? म्यूचुअलिज्म का। होता क्या है कि देखिए, कुछ बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम, कुछ प्लांट्स हैं जिसे लेगुमिनस प्लांट कहते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स का मतलब जिनमें प्रोटीन ज्यादा होता है। अब प्रोटीन ज्यादा होने के कारण यानी प्रोटीन एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रोटीन की संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, तो प्रोटीन में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बन, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है नाइट्रोजन। समझते हैं ना? सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो नाइट्रोजन की होती है। बहुत प्यार से समझा रहा हूं, वरना मैं फॉर्मूला लिख सकता था, लेकिन प्यार से समझा, प्यार से समझ लो। अब नाइट्रोजन का, लेकिन आप ये देखिए, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है, डायरेक्टली पेड़ उसे ले नहीं सकता मुंह खोल के, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक है। क्या है? इनऑर्गेनिक। तो उस नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है, राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट्स में, जैसे पल्सिस सुना होगा आपने, पल्सिस प्लांट, जितने भी लेगुमिनस प्लांट है, उसके जो रूट्स हैं उनमें वो लग जाएगा। एनीबीना हो गया, एजोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, ये बैक्टीरिया की क्लासेस हैं। अब होगा क्या, इसकी जड़ों में लग जाएगा, जड़ों में लगकर नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन है उसे फिक्स करेगा और खाना लेगा किससे? लेगुमिनस प्लांट से, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। समझ में आया? तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में राइजोबियम कहां से खाना ले रहा है? लेगुमिनस प्लांट से। और इसे क्या करके दे रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये भी एग्जांपल किसका है? ठीक है। कुछ और भी सुना होगा आपने म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल में, जैसे कोरल रीफ के नाम बारे में सुना है? कोरल रीफ, कोरल रीफ नहीं सुना है कभी? तुमने भी नहीं सुना है? चलो, समुद्र में देखा कभी स्कूबा डाइविंग करता है आदमी, तो अलग अलग कलर के देखे हैं ना प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उन्हें कोरल्स कहते हैं। समझ में आया यहां तक? अब कोरल्स कहते हैं तो वो काम कैसे करता है, देखो बेटा। हाँ देखो, कोरल्स काम कैसे करते हैं। कोरल्स जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशन है डिफरेंट डिफरेंट एल्गी का, प्लस कुछ कोलेंट्रोटा मोलस्कन जैसे एनिमल्स का। कोलेंट्रेटा और मोलस्कन जैसे एनिमल्स क्या होते हैं, जो आपने स्नेल देखा है, स्नेल,
वो भी एक तरह का मोलस्कन एनिमल है। मोलस्कन का मतलब जो अपने ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत रखता है, जो ये सीक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट करते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट कैसे समझे? चूना, वो भी एक कैल्शियम कार्बोनेट है। देखता नहीं है, वाल पुट्टी पे कर देता है, पानी डालते ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। चूना करा है कभी घर पे? नहीं कराओ तो एक काम करना, पेट की जगह आप चूना करना, तब समझ में आएगा रिएक्शन। ठीक, तो देखो कोरल्स में एल्गी प्लस कुछ एनिमल्स लाइक कोलेंट्रेटा, मोलस्कन्स, ये मोलस्कन और कोलेंट्रेटा क्या करता है, इससे शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को, शेल्टर अपने ऊपर जगह देता है। और इसको एल्गी फोटोसिंथेसाइज करके क्या बना के देता है? फूड। फूड, एल्गी क्या देगा इसे? फूड। ये इसे क्या देगा? शेल्टर। तो एक तरह की सिम्बायोटिक रिलेशन है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एल्गी के कारण ही कलर होते हैं कोरल्स में, जैसे रेड कलर, अगर डीप कोरल होगा तो रेड कलर का होगा, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, नीचे तक जाती है। बीच का होगा, देखो सबसे ऊपर होगा तो ग्रीन कलर का होगा, मीडियम होगा तो ब्राउन एक कलर का होगा, ब्राउन और ग्लेज कलर का। देखा ना, अलग अलग कलर के होते हैं, वो डिपेंड करता है कितना नीचे है। नीचे जाएंगे तो रेड कलर का मिलेगा, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतना नीचे तक मिलेगा। रेड लाइट बहुत दूर तक दिखाई देती है ना, ये तो समझते हैं, तभी रेलवे लाइन क्या लगा के रखता है? रेड लाइन, रेड। चलो, तो क्या होगा कि एल्गी दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन। अब ये जो है, ये इसके लिए फूड बनाएगा, ये खाएगा, दोबारा क्या करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करेगा। ये सीक्रेट करता है कहां से? माउथ से। माउथ से सीक्रेट होता है कैल्शियम कार्बोनेट, छोड़ता जाएगा, एल्गी बसता जाएगा। एल्गी के ऊपर, एल्गी इसके ऊपर, ये इसे कहते हैं कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स बहुत ज्यादा होते हैं, कॉलोनीज में होते हैं। कॉलोनी का मतलब पूरा समाज बना लेंगे। इसे हम कहते हैं कोरल पॉलिप्स। क्या कहते हैं? कोरल पॉलिप्स। बनते कैसे हैं, क्या होता है, ये हम बताएंगे ज्योग्राफी की क्लास में, जब डार्विन की और डेली की थ्योरी देखेंगे कैसे बनते हैं। अभी सिम्बायोटिक तो समझ गए ना, दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है, चलिए, तो लिख लिया आपने इसमें। अब कमेंसेलिज्म, कमेंसेलिज्म क्या है? एक एलिफेंट, वो एक एनिमल को फायदा, दूसरे एनिमल को नुकसान। कोरल रीफ म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल में लिख लेना। अभी क्या है? कमेंसेलिज्म। जैसे वेल्स है, वेल्स आज अब ये पता चला है कमेंसेलिज्म का एग्जांपल नहीं है। वेल्स को नुकसान पहुंचाती है बर्नाकल्स, लेकिन अभी तक आप जब तक अपडेट नहीं होता इन्वायरमेंट की बुक्स में, तब तक हम कमेंसेलिज्म में ही एग्जांपल रखते हैं। ठीक है, कमेंसेलिज्म में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट वेल की स्किन पे बर्नाकल्स होते हैं। बर्नाकल्स ये वेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन खुद को क्या फायदा पहुंचाते हैं? शेल्टर भी रहते हैं, और जब वेल घूमती रहती है तो खाना भी मिलता रहता है। समझ में आया? तो वेल्स ऑन द, मतलब बर्नाकल्स ऑन द स्किन ऑफ वेल इज एग्जांपल ऑफ कमेंसेलिज्म। ये सुना है एपीफाइट्स? एपीफाइट्स बेल वेल होती हैं, बेल, अमर वेल, ये सब एपीफाइट्स में आती हैं। ये भी एक एपीफाइट्स देखेंगे तो पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन सूरज के लिए इनके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, तो एपीफाइट्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कमेंसेलिज्म। ठीक है, और एपिजोन सुना है आपने?
एपिजोन्स। जोन्स का क्या मतलब है? अब मुझे लग रहा है ज्यादा हो रहा है ना? ज्यादा हो गया आज। इन्वायरमेंट में आती है इकोलॉजी में, मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो टर्म पूछते हैं ना बेटा, इसलिए कुछ कुछ टर्म्स याद रखनी है आपको। एपीफाइट्स का मतलब बेल, याद रहेगा। बेल को एपी, टर्म्स कहाँ है? बेल को एपीफाइट्स कहते हैं। टर्म्स क्या है? बस इंग्लिश से तो बता रहा हूं मैं, इसकी बुकों में तो लिखा भी नहीं है बेल वेल कहते हैं, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? वरना आप जितनी टीचर को जानते हैं पूरी दुनिया में, तो मुझे पता है वो आपको ये सब नहीं बताएगा। मुझे पता है कितनी नॉलेज है हमारे इंडियंस में, ठीक है? आई बिलोंग टू दैट सोसाइटी ओनली, ठीक है? जैसे एपीफाइट्स कहते हैं, एपिजोन्स सुना होगा, जो दूसरे, एपिजोन्स का मतलब दूसरे एनिमल की बॉडी पे रह रहे हैं, एपिजोन्स, ठीक है? एनिमल जैसे आपने सुना होगा, जैसे ये वेल के ऊपर बर्नाकल्स जो है वो एपिजोन्स का एग्जांपल है। एपिजोन्स, एपी मतलब ऊपर, जोन्स का मतलब एनिमल, एपीफाइट्स मतलब ऊपर ऑन प्लांट्स, ठीक है, जो सपोर्ट लेता है, ठीक है? ये सब किसके एग्जांपल है? कमेंसलिज्म को। एक को फायदा है, दूसरा अनइफेक्टेड, ठीक है? That's why 6G is not possible due to short wavelength. 5G 4G HD करवा देंगे तुम्हें। अब ये सब मुझे ही पता है, तो क्या कहते हैं, 5 जितनी भी बड़ी आप देखो टेक्नोलॉजी आती है, उनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, फास्ट चलाना है ना उन्हें, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। अब ये सब बातें यहाँ मत पूछो, इन्वायरमेंट पढ़ रहे, यहाँ इन्वायरमेंट पढ़ो, ठीक है? और तुम्हें वैसे चेक करना हो तो अभी इतने बड़े हुए नहीं। चलो, कमेंसलिज्म, एक और एग्जांपल, इग्रेट ओवर द काउ। काउ देखो ये इतनी तेज है, ये भैंस चलेगी किसमें से? मतलब ग्रासलैंड में, और अपने साथ कीड़े, ऊपर कीड़े आ जाएंगे इसके। इग्रेट जो है तुरंत क्या करेगी? कीड़ों को खा जाएगी। काउ को जीरो बेनिफिट, लेकिन इग्रेट को फायदा ही फायदा, ठीक है? लास्ट एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म, सी क्लाउन फिश एंड सी एनीमोन। सी एनीमोन कुछ नहीं होता, ये टेंटिकल्स है ना, टेंटिकल्स समझते हैं? टेंटिकल्स होते हैं ना, पेड़ों में भी टेंटिकल्स होते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं ना, टेंटिकल्स कहते हैं। तो ये टेंटिकल्स है। सी एनिमल क्या करता है? जैसे इसका प्रीडेटर यानी इसे खाने वाला आता है, तुरंत ये टेंटिकल्स के बीच में छुप जाता है। टेंटिकल्स को इससे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन सी एनिमल की क्या हो जाती है? जान प्रोटेक्ट हो जाती है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, ठीक है? चलिए ये हो गया, मुझे लग रहा है ज्यादा वो हो जाएगा, कल करेंगे प्रोटोकॉपरेशन एंड सो एंड सो, ठीक है? एग्जाम्पल तो लिख लो भाई ये सब तुम लोग। क्लाउन फिश का, सी एनिमल एंड क्लाउन फिश, ठीक। पिक्चर प्लांट, देखिए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है, इंसेक्टिवोरस प्लांट पे हम बाद में बात करेंगे। इन्हें नाइट्रोजन की जरूरत होती है, इसलिए ये इंसेक्ट खाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट जो है काफी प्रोटीनियस होते हैं। प्रोटीनियस का मतलब नाइट्रोजन ज्यादा है, तो इसलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करेगा? खा जाएगा। इसलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप आपको ऐसी एरिया में मिलेंगे जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, यानी जहां पे ज्यादा मॉइस्चर है। ज्यादा मॉइस्चर के कारण जैसे दलदल एरिया होता है, उसमें नाइट्रोजन क्या है? लीच डाउन हो जाती है, लीचिंग हो जाती है ना उसकी, और लीचिंग हो जाएगी तो नाइट्रोजन की कमी होगी, और नाइट्रोजन की कमी होगी तो प्लांट ऐसा होगा जो इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट खा जाएगा। हाँ, जैसे वीनस फ्लाई टैप ट्रैप हो गया, पिक्चर हो गया, ठीक। चलो ठीक है, तो प्रे प्रीडेशन में आएगा, ठीक।
वेलकम ऑल। वैसे तो हम जो पढ़ा रहे हैं ना, इसे भी आपको दे देंगे पीपीटी। एनसीईआरटी है इन्वायरमेंट, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको, आप एक तो पहली क्लास मिस करी आपने, वो आपको दे, कोई बात नहीं, मिस कर दी तो कोई बात नहीं, वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन बात है ना, आप शुरुआत से करेंगे ना सब सब्जेक्ट, 2-3 दिन में आपको गो थ्रू हो जाएगा, 1-2 बार रिवाइज करेंगे सब याद हो जाएगा। कोई बुक वैसे आती नहीं है इसकी, कोई अच्छी बुक है नहीं, वैसे होती तो बता देता, इग्नू के नोट्स पढ़ सकते हैं।